फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तर्क का अर्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है, मीनिंग ऑफ रीजनिंग। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे तर्क का अर्थ एवं परिभाषाएं, तर्क के प्रकार और तर्क विकास की विधियां क्या होती है। ठीक है, तो देखिए तर्क जो है वो एक अव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। हमें किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। और साक्षात्कार या परीक्षा के समय यानी इंटरव्यू या एग्जाम के समय तर्क द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आपको उसमें अपना मानसिक, ठीक है, अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है कि किस तरीके से हो। ठीक है, तो इसे हम रीजनिंग या तर्क कहते हैं। यानी आपके समस्या कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा समस्या या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत ही तर्क, अपना मानसिक यानी दिमाग का यूज करते हो। ठीक है, और आपके सामने वो हल भी प्रस्तुत हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। यानी समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते ही ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए, इसे हम तर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि तर्क क्या है तो आप लिख सकते हो कि तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए, ठीक है, उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए, उसे ही हम तर्क कहते हैं। अब देखिए परिभाषाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सबसे पहले है गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार जो इसका डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो गैरेट के अनुसार जो होता है मन में किसी भी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बार बार आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके से पूछ लेता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा गैरेट का स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मन में किसी भी या कोई भी आपका एम्स हो, उद्देश्य हो, उस लक्ष्य को कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। देखिए उडवर्थ के शब्दों में तर्क की परिभाषा क्या है, तो तर्क में तथ्यों एवं सिद्धांतों यानी तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उसे मिश्रण का परीक्षण में निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे ही हम तर्क कहते हैं उडवर्थ के शब्दों में। यानी तर्क में जो भी स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं जो कि परस्पर मिलाया जाता है और उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। तो ये आपके दो परिभाषाएं हैं, एक तो गैरेट के अनुसार और दूसरा उडवर्थ के अनुसार। यानी उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य जो है वो प्राप्ति के लिए, यानी जो भी आपके सामने लक्ष्य आता है उसकी प्राप्ति के लिए, जो भी आपके सामने जो भी समस्या आता है उसको हल ढूंढने के लिए तर्क का यूज किया जाता है। तो इसका प्रारंभ प्रतिक्रिया की शिथिलता से भी होता है। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे समस्या समाधान की नवीन विधियों का जन्म होता है। और तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है और इसमें सीखने की विभिन्न विधियां जैसे कि प्रयत्न एवं भूल, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, साहचर्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। और ये विधियां जो होता है वो क्रमवार प्रयोग की जाती है। अतः जब तक समस्याएं हैं तर्क का प्रयोग होता रहता है और जैसे ही समस्या सॉल्व हो जाता है तो तर्क वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ तर्क को समझ गए होंगे। अगर हम बहुत ही कम शब्दों में बोले कि तर्क क्या है, तो तर्क आपके सामने जब कोई समस्या आ जाता है, ठीक है, और आप अपना उस समस्या का हल खोजने लगते हो और वो तब तक
आपका तर्क चलता रहता है आपके दिमाग में कि किस तरीके से इस समस्या का सॉल्व किया जाए, ठीक है। और जब समस्या का आपको हल मिल जाता है तो वहीं पे आपका जो तर्क होता है वो समाप्त हो जाता है, और जो तर्क आपका जो मानसिक जो क्रिया होती है वो किस प्रकार, तो आपका देखिए विभिन्न विधियां आप यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रयत्न एवं भूल, ठीक है, बार बार प्रयास करने से। और एक बार में क्या होता है ना, हम कभी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार में हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम इसको प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो एक हमारे सामने, यानी सूझ का सिद्धांत, ठीक है, तो वो आ जाता है, या फिर अनुकरण द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम तर्क करते हैं। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप गैरेट के अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक है। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या है, तर्क है। और उर्वरक के शब्दों में जो होता है तर्क में, यानी तथ्यों एवं सिद्धांत में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण, यानी जो आपका स्मृति, जो मेमोरी होता है, जो वर्तमान, जो आपने उस टाइम निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, और उसको परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, तर्क कहते हैं, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए तर्क की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तर्क क्या है, आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि तर्क के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड, तर्क को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला तो है आगमन तर्क और दूसरा है निगमन तर्क। आगमन तर्क क्या है, निगमन तर्क क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तर्क को कितने प्रकार है, तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आगमन तर्क और दूसरा होता है निगमन तर्क। आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, ये दोनों तर्क में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहला तो है आपका आगमन तर्क, यानी इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके सामने कोई समस्या आती है तो जो उसके पास अनुभव होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें वह तीन स्तरों से होकर गुजरता है। एक तो होता है निरीक्षण, दूसरा होता है परीक्षण और तीसरा होता है सामान्यीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब उसके रोने का कारण को खोज करके, यानी निरीक्षण करती है कि मतलब कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना। यानी जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है, ठीक है। इस प्रकार इस विधि को हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। यानी आपको बहुत ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। देखिए पहला आपका पॉइंट, इसमें आगमन तर्क क्या होता है। आगमन तर्क क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए आप ही अपने आप को मान लो, आपके सामने कोई समस्या आ जाता है। अब जैसे माँ थी तो उसके सामने समस्या है कि हाँ जो मेरा बालक है, मेरा बच्चा है, वो क्यों रो रहा है। तो उसको फिर उसने पहले क्या किया, निरीक्षण किया, उसकी खोज की कि हाँ ये रो क्यों रहा है। फिर वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचती है कि वो रो इसलिए रहा है क्योंकि उसको अनुभव है पहले से कि रोया क्यों जाता है, ठीक है, या फिर कोई और कारण है। तो जब उसको सब वो निरीक्षण कर लेती है तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि वो भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार हम इस विधि को क्या कहते हैं, विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, ठीक है, विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। और जो आपका आगमन तर्क होता है इसमें तीन स्तरों से होकर गुजरा जाता है। कौन, पहला तो निरीक्षण करना, दूसरा परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना, ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि इस विधि में सबसे पहले तो हम विशिष्ट सत्य से, उसके बाद सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। पहले तो हम जो भी घटना होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है, क्यों, कैसे हुआ। फिर हम जितने भी खोज करने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है, विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो है निगमन तर्क। तो निगमन तर्क क्या है, तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, जो आपका आगमन तर्क था वो अपना ही अनुभव था, लेकिन जो निगमन तर्क होता है दूसरे के अनुभव,
ठीक है। इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभव, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करते हैं। जैसे माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि उसे भूख लगी है। लेकिन जो आपका पहले जो हमने आगमन तर्क पढ़ा था उसमें क्या था कि वो बच्चे को जब देखती है रोता हुआ देखकर तो उसके मन में ये ख्याल होता है कि वो क्यों रो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो निरीक्षण करती है। लेकिन जो आपका ये होता है निगमन तर्क, इसमें जैसे ही माँ बच्चे को देखती है उसके मन में सीधा आता है कि हाँ उसे भूख लगी है और वो दूध पिला देती है। तो ये आपका निगमन तर्क होता है। ठीक है, यानी तुरंत ही निष्कर्ष निकल जाता है आपका जो निगमन तर्क है। और आगमन तर्क जो आगमन तर्क है उसमें तुरंत निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, फिर सामान्यीकरण यानी विशिष्ट तर्क के बाद, विशिष्ट सत्य के बाद हम सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन जो आपका निगमन तर्क है इसमें तुरंत ही निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि उसे भूख लगी है इसलिए वो उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा आगमन तर्क और निगमन तर्क। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए आगमन तर्क क्या है, निगमन तर्क क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। ठीक है, आगमन तर्क जो होता है वो अपने अनुभव के द्वारा होता है और जो निगमन तर्क होता है वो किसी दूसरे के अनुभव या किसी दूसरे के सिद्धांत या किसी दूसरे के विश्वास पे ये होता है। ठीक है, अब देखिए वास्तव में ये दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कहीं जाने वाली एक क्या है, क्रिया के अंतर्गत दो प्रतिक्रिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निगमन की तर्क या अवधारणा क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि जो ये आपका निगमन तर्क है ये किसी दूसरे के अनुभव, किसी दूसरे के सिद्धांत पे सत्य का परीक्षण करता है। और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जब बच्चे को माँ रोता देखती है तो तुरंत ये निष्कर्ष निकल जाता है कि हाँ उसको भूख लगी है और तुरंत ही वो दूध पिला देती है। ठीक है, अब देखिए तर्क विकास की विधियां क्या है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तर्क विकास की विधियां क्या है, तो तर्क प्रक्रिया का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, और इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होते हैं वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अतः बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। और फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि तर्क हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बात भी हो रहा है ना तो उसमें अपना हाँ या ना ऐसा तर्क, अब तर्क एकदम वितर्क नहीं, जैसे कि आपने सुना होगा भी तर्क हो रहा है और वहां तर्क का वितर्क बन गया, तो इस तरीके से ही अपना हाँ वहां जो आपका क्वेश्चन है वहां रखना चाहिए। ठीक है, और तर्क जो होता है वो इससे क्या होता है, मानसिक विकास होता है। तो देखिए इसका तर्क का विकास किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला तो है दृढ़ निश्चय, यानी शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सके। और दृढ़ निश्चय से लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार है। तो फ्रेंड्स, आप भी डीएलएड कर रहे हो, आप भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपका भी एक दृढ़ निश्चय जरूर होगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप बना लीजिए दृढ़ निश्चय, यानी आपको टीचर बनना है तो बनना है, बस आपका ये दृढ़ अगर निश्चय रहेगा तो आप 100% बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो पहला क्या होना चाहिए, तर्क शक्ति के विकास के लिए पहला जो विधि होना चाहिए ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं आत्मविश्वास हो गया, उत्साह हो गया, क्रियाशीलता हो गया, ये सब तर्क शक्ति के ही आधार हैं। अब बात करते हैं स्वाभाविकता का विकास, यानी बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपने राय देते हैं। जैसे मैंने अभी पॉइंट रखा ना कि आप भी अपना पॉइंट रख सकते हो। जब समूह में कुछ बात होता है तो आपको क्या करना है, उसमें अपना पॉइंट रखना है। ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हो। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने जस्ट बोला कि आपको अपने पॉइंट रखना चाहिए, ना कि उसमें अपना मतलब कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता है, उसको नकारना नहीं है। ठीक है, स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न रायों में से एक समस्या का समाधान करती है जो
बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है। इसलिए विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को अधिक उपयुक्त माना है। यानी अपने अनुभव यानी अपना पॉइंट रखे। इससे क्या होता है कि जो भी समस्या होता है किसी न किसी के पॉइंट के, किसी न किसी के राय से वो समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो वो कौन सा तर्क है? वो है आगमन तर्क, यानी अपना अनुभव उसमें दिया जाता है। और आगमन तर्क क्या है? अपना अनुभव उसमें दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है वो है क्रमागत ज्ञान। ठीक है, यानी बालकों को सदैव व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से चरणों में ज्ञान देना चाहिए ताकि वे सभी चरणों को भली भांति समझ सकें। साथ ही उनके समक्ष समस्या प्रस्तुत करना चाहिए और चरणों को व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाना चाहिए और इस तरह बच्चे तर्क की ओर प्रेरित होंगे। ठीक है। अब देखिए सोच शक्ति का प्रयोग, यानी तर्क सोच की शक्ति और पूर्व अनुभव पर निर्भर करती है। हमें सोच एवं पूर्व अनुभव का सही प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो वे सोच शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार स्वयं के मानसिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान किया जा सकता है जो सोच के परिणामों पर होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने जैसे डिस्कस किया था कल्पना क्या है, चिंतन विकास, तो यहाँ पे आपका तर्क पूरा समाप्त होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि तर्क क्या है। ठीक है, तर्क के कितने प्रकार हैं और तर्क की विधि कौन कौन सी है। तो दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सोच शक्ति का प्रयोग। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि तर्क क्या है तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो कि तर्क जो है तर्क वह प्रक्रिया है। ठीक है। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूं, आप कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिएगा कि तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करके ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है गैरेट के अनुसार तर्क की परिभाषा क्या होती है? तो मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही तर्क होता है। और उर्वरत कुछ शब्दों में तर्क में जो स्मृति या वर्तमान जो निरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है उसको परस्पर मिलाया जाता है और जितने भी आपके निरीक्षण होते हैं उन सभी का उन मिश्रण का मिश्रण करने पर आपको जो परीक्षण यानी उससे निष्कर्ष निकलता है उसे हम तर्क कहते हैं। ठीक है। यानी आप सिंपली भाषा में आप इसका परिभाषा कह सकते हो कि तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है। और इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे प्रयत्न एवं भूल, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, साहचर्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आगमन तर्क, निगमन तर्क। हमने जाना आगमन तर्क क्या है, अपने अनुभव द्वारा, निगमन तर्क दूसरों के अनुभव द्वारा। ठीक है। हमने विधियां दृढ़ निश्चय क्या है, स्वाभाविकता क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्रमागत ज्ञान क्या है, सोच शक्ति का प्रयोग क्या है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके खत्म हो चुके हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और अगर आपके एग्जाम में तर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ये तो मैं 100% कह सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।